रिकॉर्डिंग मैसेज स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। देखो हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें रिटायरमेंट देखा जाए तो कंप्लीट है हम लोग का जेएलपी के अलावा, ठीक है। तो पहले हम लोग जेएलपी को आज समझ लेते हैं, उसके बाद जेएलपी का क्वेश्चन करेंगे। तो वो समझने में ही आज का पूरा क्लास लगेगा, क्योंकि हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। जेएलपी का मतलब होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। लाइफ पॉलिसी का मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो जैसे हम लोग पर्सनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, ठीक है। तो देखोगे घर पे तुम लोग का भी होगा, ठीक है। मतलब तुम लोग के नाम पे हो या पेरेंट्स के नाम पे हो, ठीक है, किसी के भी नाम पे या सभी के नाम पे हो सकता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग क्यों करते हैं? जैसे कि मान लो कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी किया हुआ है, मतलब जैसे मान लो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, हेल्थ इशू हुआ, तो फिर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें उसका क्लेम मिल जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि क्लेम जो है वो हमें फ्री में मिलता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कोई इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, उस इंश्योरेंस के पॉलिसी को चलाया। चलाने का मतलब होता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से क्या क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो हमें प्रीमियम भरते रहना पड़ता है। और अगर हम लोग सही सही प्रीमियम भरे हैं तो फिर हमारा जो पॉलिसी स्कीम है उसके हिसाब से हमें जो भी मिलना है वो मिलता है, ठीक है। लेकिन मान लो हो सकता है ना कि हम लोग पॉलिसी नहीं चला पाए, नहीं रन करवा पाए, तो बंद हो जाता है। जैसे कि मान लो प्रीमियम नहीं भर पाए, मान लो कि हमारा पॉलिसी का 20 प्रीमियम था, उसमें से हम लोगों ने 15 प्रीमियम भरा, बाकी 5 प्रीमियम नहीं भर पाए। हो सकता है कि नहीं भर पाए, पैसे का इशू हो रहा था। तो फिर क्या मिलता है? तो फिर एक रूल्स होता है कि भाई इतना अगर प्रीमियम, मतलब वो सारा चीज स्कीम में लिखा हुआ रहता है कि इतना प्रीमियम भरोगे तो उसके बाद इतना अमाउंट मिल जाएगा, इतना प्रीमियम भरोगे तो इतना मिल जाएगा। जैसे कि मान लो कि हम लोग का 10,000 पर एनम करके हम लोगों ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी किया है, ठीक है, कि 10,000 पर एनम, मतलब हर साल में 10,000 रुपए करके देना है, ठीक है। ऐसे करके अगर हम लोग 5 साल तक देते हुए जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 50,000 होता है, 10,000 करके 5 साल में, वो तो हम लोग डिपॉजिट करेंगे। लेकिन मान लो कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमें 80,000 का जो है पॉलिसी वैल्यू मैच्योर होने पे मिलेगा 5 साल बाद। लेकिन उसका एक ही शर्त है कि 10,000 रुपए करके हर साल भरते जाना है। लेकिन अगर हम लोग नहीं भर पाए, ब्रेक हो गया, तो मान लो हम लोगों ने 3 साल भरा, उसके बाद ब्रेक हो गया, तो हमें कितना मिलेगा? तो वो सब लिखा हुआ रहता है स्कीम में कि आपने जितना भी डिपॉजिट किया, मान लो कि उसका 20% मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके लिखा हुआ रहता है इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा होता है कि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी चलाने के लिए प्रीमियम भरना पड़ता है। प्रीमियम का अपना रूल्स होता है, जैसे कि ईयरली, मंथली, जैसे बोलेगा, जैसा स्कीम होगा। और उसके हिसाब से अगर हम लोग पूरा स्कीम को कंप्लीट करते हैं तो हमें पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है, जिसको पॉलिसी वैल्यू बोलते हैं। और बीच में ही अगर बंद हो जाता है तो हमें जो मिलता है ना, अगर हमें कुछ मिल रहा है तो उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। ये सारी चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जैसे पार्टनर लोग लाइफ पॉलिसी क्यों लेते हैं? जैसे हम लोग पॉलिसी क्यों करवाते हैं? जैसे कि मान लो हम लोगों ने कोई मेडिक्लेम वाला, जैसे कि बीमार हुए तो फिर हमें पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अचानक से बहुत बड़ा बिल हो गया हॉस्पिटल का, हम लोग नहीं भर पा रहे, तो अगर हमारा पॉलिसी किया हुआ है तो वहां से पैसा आ जाएगा। वैसे ही रिटायरमेंट में क्या होता है, जो पार्टनर रिटायर करता है तो उसको तो कुछ हमें देना पड़ता है ना। क्या देना पड़ता है? उसका कैपिटल देना पड़ता है। हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट किया है उसका कैपिटल। अगर गुडविल है तो गुडविल का अमाउंट, उसे रिजर्व का अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर उसे कोई सैलरी वगैरह मिल रहा था तो देने के लिए पैसे का जरूरत होता है ना। जब पैसा कम पड़ जाता है तो हम लोग उससे लोन ले लेते हैं कि भाई तुम्हारा पैसा बाद में दे देंगे। तो पैसा अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हमें पेमेंट करने में आसानी होगा, और बिजनेस का कैपिटल भी हैम्पर नहीं होगा। तो इसीलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया जाता है। मतलब पार्टनर लोग सबको मिलके सभी के नाम का एक पॉलिसी होता है, जिसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है या डेथ, दोनों के केस में ही हम लोग इसे पढ़ लेंगे। डेथ के ऊपर भी सेम कंसेप्ट ही रहेगा।
तो अगर डेथ हो रहा है या फिर रिटायरमेंट हो रहा है, तो डेथ का हम बताएंगे क्या होगा। तो मान लो रिटायरमेंट जो हम लोग अभी कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट होगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखेंगे तो हमें वहां से पैसे का हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी किया जाता है। प्रीमियम कहाँ से भरा जाएगा? बिजनेस के प्रॉफिट से भरा जाएगा, ठीक है। तो अब ये जितना भी बात किया इसको एक बार लिख लो। इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ any partner like in the partnership firm with partners A, B, C. For example, B is retired or dead. Then B, in case of retirement, slash B's executor in case of death demand for B's estate in infirm and this affect the working capital or function of business. In case of death, any partner or partner comma specified amount ब्रैकेट में पॉलिसी वैल्यू will be provided to firm. In case of retirement of any partner, specified amount surrender value will be provided to firm. ठीक है, समझाते देखो क्या लिखा है।
लिखा है कि इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट कर रहा है या डेथ हो रहा है, लाइक इन द पार्टनरशिप फर्म विद पार्टनर ए बी सी, फॉर एग्जांपल बी इज रिटायर्ड और डेड, बी अगर बी रिटायर करता है या फिर उसका डेथ हो जाता है, द डेड, देन, ये देन होगा, ठीक है, ये दी लिख दिया है मैंने, देन बी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट अगर हो रहा है तो बी खुद, बी इज एग्जीक्यूटर इन केस ऑफ डेथ, क्योंकि बी का अगर डेथ हो गया तो फिर बी का एग्जीक्यूटर का बात आ जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूटर मतलब लीगल पर्सन, ठीक है, या फिर उसके घर वाले, इन केस ऑफ डेथ डिमांड फॉर बीज एस्टेट इन फॉर्म, तो बी खुद डिमांड कर सकता है, अगर वो रिटायर कर रहा है कि भाई मेरा हिस्सा मुझे दे दो, या फिर उसका डेथ हो गया है तो उसका एग्जीक्यूटर डिमांड कर सकता है कि भाई बी का हिस्सा दे दो। एंड दिस अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल और फंक्शन ऑफ बिजनेस, जैसे कि मैंने बोला कि अगर अचानक से मुझे पैसे का जरूरत हो रहा है, भी रिटायर करे या डेथ हो रहा है देने के लिए, तो बिजनेस से पैसा निकल जाएगा ना, तो बिजनेस का फंक्शन या कैपिटल में इम्पैक्ट होता है, तो इसीलिए इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया जाता है। अब इन केस ऑफ डेथ एनी पार्टनर स्पेसिफाइड, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर होगा, ठीक है, यहाँ पर डेथ ऑफ होगा, अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा, स्पेसिफाइड अमाउंट यानी पॉलिसी वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड टू फर्म। एक्चुअली यहाँ पर लाइफ पॉलिसी का ही बात हो रहा है, मतलब लाइफ पॉलिसी का मतलब हो गया कि लाइफ के ऊपर, जैसे आप इतना साल जिंदा रहोगे तो फिर इतना, ठीक है, अगर इस उम्र में डेथ हो जाता है तो इतना पॉलिसी वैल्यू का इतना मिल जाएगा, ऐसे इस तरीके के जो होते हैं स्कीम, ठीक है, अगर किसी का डेथ इतने साल में हो गया, ऐसा देखोगे जब कभी पॉलिसी कभी घर पे लिया जा रहा है, लोग आते हैं स्कीम समझाते हैं, तो बैठ के सुनना, ऐसे करके बोलता है लाइफ पॉलिसी पे कि अगर आपके इतने उम्र में डेथ हो गया तो फिर इतना परसेंट मिल जाएगा, इतने उम्र में हो गया तो इतना हो जाएगा, इतने उम्र में हो गया तो इतना हो जाएगा, ऐसा करके बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, क्योंकि लाइफ पॉलिसी है तो डेथ के ऊपर ही होता है, तो डेथ हो गया तो पूरा का पूरा पॉलिसी वैल्यू ही मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि पॉलिसी लिया था 5 साल के लिए, ठीक है, एबीसी ने मिलके, अब सी रिटायर करना चाह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और 3 साल ही हम लोगों ने वो पॉलिसी को चलाया, अब रिटायर कर जाएगा तो पॉलिसी तो बंद हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि वो तीनों के नाम का था, उसमें से कोई एक भी चला गया तो वो वाला पॉलिसी तो बेकार हो गया, ठीक है। तो तब वो पॉलिसी क्या होता है, बीच में ही स्टॉप हो जाता है, तो तब इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देती है क्लेम के तौर पे, सरेंडर वैल्यू। अब ये सरेंडर वैल्यू क्या होता है, मतलब पॉलिसी वैल्यू का मतलब पूरा, जैसे बोला कि 10,000 रुपए पर एनम करके रखोगे तो आपको 80,000 मिलेगा 5 साल बाद, इसको कहा जाता है पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। लेकिन बीच में ही अगर आप जो है बंद कर देते हो तो आपको परसेंटेज, इतना मान लो आपने जो भी जमा किया उसका 20% मिलेगा, तो इस चीज को बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो रिटायरमेंट होने पे तो सरेंडर वैल्यू ही मिलेगा, और अगर डेथ हो जाता है, जिस वजह से ये पॉलिसी किया हुआ है डेथ के ऊपर ही कि भाई किसी का भी डेथ हो गया तो पूरा पॉलिसी अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट। अच्छा, अब देखो, जैसे यहाँ एक एग्जाम, मतलब एक डिटेल्स लिख देते हैं समझने के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम लोग लेते हैं तो हमें क्या पे करना पड़ता है, देखो क्या क्या हमें मेंटेन करना पड़ेगा, हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे पे करेंगे, ईयरली हो सकता है, मंथली, वो तो देखो जैसा स्कीम होगा उसके ऊपर क्वेश्चन हमें बता देगा, ठीक है। यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, मान लो उसका एक वैल्यू होगा, इंश्योरेंस वैल्यू मान लो 5 लाख है, मतलब 5 लाख का पॉलिसी किया है, कि पॉलिसी पूरा कंप्लीट करने पे प्रीमियम वगैरह सही सही भरने से 5 साल बाद, जितना साल बाद होता है उसको बोलते हैं टर्म या टेन्योर, ठीक है। जैसे मान लो 5 इयर्स हो सकता है, 10 इयर्स, एक एग्जाम्पल ले रहा है, क्या क्या टर्म हमें पता होना चाहिए। तो इंश्योरेंस चलाओगे तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब इंश्योरेंस वैल्यू होगा उसका कि जितना साल का इंश्योरेंस है पूरा कंप्लीट करने से इतना अमाउंट मिलेगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 5 लाख, ठीक है। और एवरी ईयर फर्म विल पे प्रीमियम, नॉर्मली ईयरली होगा तुम लोग का क्वेश्चन में, ठीक है, कि हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कौन पे करेगा, फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म से ये पैसा दिया जाएगा। फुल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का फुल अमाउंट कब मिलेगा, मतलब ये 5 लाख का पॉलिसी किया था, 5 लाख ही हमें मिल जाए, ऐसा कौन सा कंडीशन हो सकता है जब हमें 5 लाख मिलेगा, बोलो।
ম্যাম একটা তো ম্যাম 5 ম্যাম বছর যদি পরে। হ্যাঁ যদি মানে যত ইয়ারের জন্য নিয়েছিল ইয়ারটা পূরণ হয় তাহলে। तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो व्हेन पॉलिसी पीरियड एक्सपायर। ठीक है, जितने दिन का स्कीम लिया था पूरा सही सही कंप्लीट कर लिया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पॉलिसी वैल्यू थमा देगी। और एक कब हो सकता है? ম্যাম আর একটা তো মানে টাকা তো ম্যাম পুরো পাবে না, মানে আপনি যেরকম বললেন ওই মাঝখানে যদি কেউ মারা যায় বা না, কিন্তু এ- এটা তো ফুল অ্যামাউন্টের উপরেই জিজ্ঞেস করছি, তার মানে পুরোই পাবে। আরেকটা কন্ডিশন বলো। হ্যাঁ বলছিলে, ঠিকই বলছিলে, বলো। ম্যাম যদি কেউ মারা যায় তো হুম, আর যে পার্টনাররা থাকবে ওরা তো ওটা কন্টিনিউ করবে। না, কন্টিনিউ করবে কি? যদি এটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি, তো যদি মারা যায় তাহলে পুরো অ্যামাউন্টটা পেয়ে যাবে। হ্যাঁ মানে ধরো আমি আমার একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি, সেখানে স্কিমে লেখা আছে যে আপনি যদি এত বয়সে মারা যান তাহলে আপনার বাড়ির লোক এই টাকাটা পেয়ে যায়। মানে আমি যাকে নমিনি করে যাব, বাড়ির লোক বলতে যে কেউ পায় না, ওখানে নমিনি লেখা থাকে, ঠিক আছে? তো ওরকম ভাবে হয়, তো ওরকম স্কিম গুলোতে তো ওরকম লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসিতে ওরকমই লেখা থাকে। তো দেখো না, জিন্দিগি কে সাথ ভি জিন্দিগি কে বাদ ভি, অ্যাডে দেখো না হ্যাঁ ম্যাম কি বলছি দেখায়। যদি হ্যাঁ, যদি টাকা না দিই, মানে ধরুন 5 বছরের প্রতি বছরই কিছু কিছু টাকা দিতে হয়, ধরুন 2 বছর দিয়েই মারা গেল, তো ও তো আর টাকাটা দিতে পারলো না 3 বছর ধরে, তো তবুও 5 লাখ টাকাই হ্যাঁ দেবে। কারণ, হ্যাঁ এবারে সেখানে দেখো স্কিমে লেখা থাকবে ধরো 2 বছর, কিন্তু স্কিমে হয়তো লেখা আছে কি আপনাকে পলিসিটা কমসে কম 3 বছর চালাতে হবে, তার আগে মারা গেলে আমরা কিছু দেবো না, এরকম পলিসিও হতে পারে। মানে এটা ডিপেন্ড করছে পলিসিটা কি আছে। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? হ্যাঁ ম্যাম পারলে না মানে, দেখো বুঝে। ধরো লেখা আছে, বুঝতে পেরেছো তো? মানে এরকম ডিপেন্ড করছে কি হবে, বুঝতে পেরেছো? যে এখন দেখো হতে পারে কোনো পলিসিতে এরকম লেখা আছে কি আপনি যদি 1 মাসও চালান তারপরে যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায় আপনি এই টাকাটা পাবেন, সেটাও হতে পারে। এখন 1 বছর 1 বছরের মাথায় কারো কিছু হয়ে গেলে পাবে কি পাবে না সেটা হচ্ছে স্কিমের উপরে ডিপেন্ড করছে, কিন্তু নর্মালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসির মানে ওইগুলোই লেখা থাকে কি এত বয়সে মারা গেলে এত পাবেন, এতদিন পর মারা গেলে এত পাবেন, এত এই জিনিসটা লেখা থাকে। বুঝতে পারলে? সেরকম তাহলে ফুল হ্যাঁ ম্যাম, অ্যামাউন্ট আমরা আর কখন পাবো? পার্টনারের ডেথ হয়ে গেলে তখন। डेथ। ठीक है, डेथ हो जाने से फुल अमाउंट मिल जाएगा और पॉलिसी भी क्लोज। मतलब जिस पर्पस से पॉलिसी बना था अगर वो पर्पस फुलफिल हो गया, जैसे 5 साल के लिए बना था, 5 साल फुलफिल हो गया, किसी का डेथ नहीं हुआ, पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। या फिर पर्पस क्या था कि डेथ होने पे मिल सकता है, ठीक है? तो अगर किसी का डेथ हो गया तो पर्पस तो फुलफिल हो गया ना, मतलब पर्पस तो उसी वजह से लिया हुआ था, तो फिर तब भी फुल अमाउंट मिल जाएगा ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर। ठीक है, ये दो रीजन होता है, दो समय ऐसा होगा कि जब हमें फुल पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा? ম্যাম রিটায়ারমেন্টের সময়। हाँ, एडमिशन के टाइम भी मिलेगा, बताते हैं क्यों। और रिटायरमेंट के टाइम भी मिलेगा, समझाते हैं। रिटायरमेंट तो समझ ही गए होंगे क्योंकि वही तो पढ़ा रहे हैं हम लोग। रिटायरमेंट अगर हो जा रहा है तो फिर सरेंडर वैल्यू मिलेगा, क्यों? क्योंकि 5 साल का पॉलिसी था एग्जाम्पल के तौर पे, और मान लो अचानक से कोई बीच में ही 3 साल बाद बोल रहा है हम ना जा रहे हैं, मुझे और बिजनेस नहीं करना है, ठीक है, मतलब हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। रिटायरमेंट में क्या हो जाता है, पॉलिसी विल बी डिसकंटिन्यूड। ठीक है, डिसकंटिन्यूड। अब देखो अगर ऐसा हुआ, ऐसा नॉर्मली तुम लोग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन तुम लोग के दिमाग में ये चीज आ ही सकता है कि मैम जिस दिन रिटायरमेंट हुआ मान लीजिए उसी दिन पॉलिसी का भी लास्ट खत्म हुआ उसी साल, ठीक है, मतलब 5 साल कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ रिटायरमेंट हुआ, एक ही साथ दो सिचुएशन क्रिएट हुआ, तब भी क्या सरेंडर वैल्यू मिलेगा? नहीं। जैसे मान लो कि मेरा पॉलिसी खत्म होने वाला है 31 मार्च 2026 को, एक एग्जाम्पल दे रहे, या 25 करते थे, 26 तो आया नहीं, मान लो ऐसे पॉलिसी खत्म होने वाला था 5 साल और इसी दिन कोई रिटायरमेंट कर गया, ठीक है, तो क्या होगा? तब तो पॉलिसी वैल्यू पूरा ही मिल जाएगा ना, क्योंकि उसने तो 5 साल कंप्लीट हो गया, उसके साथ साथ कोई रिटायर कर रहा है तब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसा क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है। अगर
हुआ तो ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया ना कि ऐसा दोनों चीज एक साथ हुआ, तब हो सकता है कि हमें सरेंडर की जगह जो है पॉलिसी वैल्यू ही मिल गया। लेकिन नॉर्मली रिटायरमेंट अगर हो जा रहा है तो फिर पॉलिसी के बीच में, क्योंकि पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो फिर सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अब सरेंडर वैल्यू कितना होगा वो स्कीम में लिखा हुआ रहता है, और तुम लोग को क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि इतने समय तक चलेगा तो इतना सरेंडर वैल्यू, इतने समय तक चलेगा तो इतना सरेंडर वैल्यू। बोलो यहां तक समझ में आया? तो हमें एडमिशन में क्यों होता हाँ है वो समझा। मैम। अच्छा हाँ मैम। ए अच्छा ए भी देखो पार्टनर है, इन्होंने एक जेएलपी कर रखा था, ठीक है। अब इन्होंने एडमिशन कर लिया सी का। मुझे बोलो जैसे ही उन्होंने सी को एडमिशन करवाया तो क्या ये पुराना वाला जॉइंट लाइफ पॉलिसी कंटिन्यू होगा या फिर नया करना पड़ेगा? तुम लोग सोचो कि दो मैम पार्टनर নতুন हो। করতে হবে। हाँ, क्योंकि पुराना वाला कैसे चलेगा? पुराने वाले में दो पार्टनर है, उन्होंने अपना जेएलपी बना रखा है। अब ये आएगा तो इस जेएलपी तो सभी का हो, सभी के नाम का, तभी ना बेनिफिट है। ये दोनों के नाम पे कंटिन्यू करके क्या होगा? क्योंकि देखो जब भी एडमिशन होता है तो पूरा सारा चीज तो चेंज करना पड़ता है। अब ए बी के नाम का थोड़ी ना कुछ रहेगा, सब तो एबीसी के नाम का हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू जेएलपी लेना पड़ेगा, अगर ये लोग आगे जाके और जेएलपी लेना चाहते हैं तो न्यू जेएलपी लेना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा पुराना वाला पॉलिसी खत्म, पुराना वाला पॉलिसी अगर खत्म हो गया तो इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी इन्हें क्या देगी? ए बी को सरेंडर वैल्यू ही देगी ना। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ, अब वही वाला कोइंसिडेंस अगर हुआ कि भाई जिस दिन एडमिशन ले रहे उसी दिन मेरा पॉलिसी मैच्योर हो गया था, तो वो बात अलग है, ठीक है। वैसा होने का चांसेस कम होता है। अब जो भी हो, तो यहाँ पर मान लो बी ने रिटायर कर लिया, ठीक है, बी रिटायर कर गया, इनके तीनों का नाम का जेएलपी था, ठीक है। अब बी रिटायर कर गया तो फिर अगर बी के जाने के बाद एसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है तो क्या जेएलपी लेना पड़ेगा? लेना तो पड़ेगा ना। अगर लेना चाहते हैं तो लेना पड़ेगा, तो नया ही जेएलपी बनेगा। হ্যাঁ ম্যাম। क्योंकि देखो हाँ मैम। कोई भी डॉक्यूमेंट में एबीसी का नाम लिखा हुआ है, अब वहां से सी का नाम हटके एबी का नाम होगा तो वो तो नया ही बनेगा, ठीक है। तीनों का कहाँ से बनेगा? और वैसे भी सी तो बोलेगा मुझे जेएलपी का भी बेनिफिट दो, क्योंकि मेरे मेहनत का पैसा भी तो फर्म में आ रहा था, उसी से तो प्रीमियम भरा जा रहा था। सबके नाम का पॉलिसी है तो सभी को बेनिफिट मिलेगा। अब वो देखेंगे कि कैसे क्या बेनिफिट होता है। बस इतना समझो यहां तक कि डेथ हो गया तो पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा, और अगर बीच में पॉलिसी डिसकंटिन्यू करना पड़ा तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अब सिचुएशन एडमिशन का हो या रिटायरमेंट का हो, ठीक है। लेकिन डेथ का हो ऐसा मत बोलो, क्योंकि डेथ होने पे सरेंडर वैल्यू नहीं, डेथ होने पे क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, क्योंकि वो लाइफ के ऊपर ही है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है इसको जस्ट हम एक बार लिखवा देते हैं कि क्यों हमें न्यू जेल पे करना पड़ रहा है। क्योंकि एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पार्टनर इज discontinued and get surrender value of policy. Existing policy of partner is discontinued and get surrender value of policy. वो चीज जो बोल रहे थे वो जस्ट लिखवा दिया ताकि जब भी खुद देखोगे एक बार तो चीज समझ में आ जाएगी क्या है। अच्छा, अब अगर इतना तक समझ में आया, एक क्वेश्चन देखो। वैसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं, जस्ट एक बार जानकारी के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 10 ईयर, ठीक है। बोलो 10 साल ही हम लोगों ने प्रीमियम पे किया तो हम लोग को क्या मिलेगा? 10 साल का ম্যাম পুরো इंश्योरेंस पॉलिसी। পুরোটা हाँ ইন্স্যুরেন্স उस পুরো तुम लोग, ভ্যালুটা। हाँ
उसको हम लोग बोलेंगे, क्या क्या टर्म यूज होता है देखो, फुल वैल्यू या फिर पॉलिसी वैल्यू या फिर और एक नाम होता है मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, और अगर सिर्फ 7 साल के लिए प्रीमियम भर पाए, ये मैंने 7 लिखा है, ठीक है, तो फिर सरेंडर वैल्यू डाले। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा होता है, बाकी देखो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, 70 to 80% रिफंड मिल जाता है ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। मतलब जितना दिन पॉलिसी चलाए हो वो मेरा डिपॉजिट अमाउंट है, जितना डिपॉजिट अमाउंट होता है, अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाता है बीच में किसी भी कंडीशन पे, तो 70% से लेके 80% तक का रिफंड मिल जाता है। बाकी मैंने बोला कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा, बट तुम लोग का इससे कुछ मतलब होगा नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन रहेगा ये पॉइंट की पॉलिसी वैल्यू कितना है, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। मतलब हमारे क्वेश्चन करने के लिए हमें ये 70-80% कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, वो तो जैसे जानकारी के लिए बोल दिया कि नॉर्मली, लेकिन क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। और अगर देखा जाए तो ऐसे 70 to 80% होता है जो सरेंडर वैल्यू। ठीक है, अब ये ओवरव्यू हमें मिला कि हम लोग करने क्या वाले। अब यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो कि क्या होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, 3 तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये तीनों चीजों को हमें डिटेल्स में सीखना है। एक हो जाएगा व्हेन प्रीमियम पेड is treated as an expense when premium paid is treated as an asset. When premium paid is treated as an asset and liabilities or asset and reserve. ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें ये 3 तरीके से सीखना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छे से सुनना है तुम लोगों को कंसंट्रेशन के साथ। आज शायद हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मतलब जो पीडीएफ का क्वेश्चन है, बट अभी हम अलग अलग एग्जाम्पल से ये चीजों को समझाएंगे। सबसे पहले पॉइंट 1 वाला हम लोग समझेंगे, तो इसका हेडिंग करो व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन expense. Example, year 1, 2, 3. Premium
देखो, ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसी एग्जाम्पल से तीनों चीजों को हम लोग समझेंगे कि 3 साल है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, प्रीमियम है 10,000 करके हर साल, ठीक है। पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख का, 5 साल का है। मैंने यहाँ 3 साल तक दिखा है, इसी से एग्जाम्पल बन जाएगा, कोई हम लोग समझ भी लेंगे। 3 पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, तीनों ने जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखा है 5 साल के लिए। और ये पॉलिसी कैसा है, पहले साल अगर 10,000 प्रीमियम भर देते हो तो सरेंडर वैल्यू 0 है, मतलब 10,000 प्रीमियम भरने के बाद अगर बाई चांस बंद हो गया, पॉलिसी नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर 10,000 पे कर दिया और उसके बाद बंद कर दिया सेकेंड ईयर में, बाई चांस बंद हो गया, कोई बंद तो करेगा नहीं, हो गया बाई चांस, ठीक है, प्रॉब्लम था, तो फिर 8,000 सरेंडर वैल्यू मिलेगा, मतलब 10,000 के बदले 8,000 का सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ये लिखा हुआ है स्कीम पे। और थर्ड ईयर में जब प्रीमियम पे हो गया, उसके बाद अगर बाई चांस ये डिसकंटिन्यू होता है तो 15,000 सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन, अब हम लोग को इसका ट्रीटमेंट समझना है। तो अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनर लोग ऐसा कर रहा है कि प्रीमियम पे जो होगा उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, तो फिर हम लोग का ये सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो देखो, सबसे पहले प्रीमियम पे करेंगे, तो प्रीमियम पेमेंट का एंट्री बोलो ईयर 1 में, नॉर्मल सोचो, प्रीमियम पे मतलब जैसे तुम लोग जर्नल एंट्री करते हो वैसे ही बताना है प्रीमियम पेमेंट का एंट्री। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, ठीक है, तो लेकिन हम लोग इसको ना इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिखे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम लिखेंगे, ठीक है। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना लिखोगे बोलो, पहले साल प्रीमियम भर रहे हो कितना। हम 10,000। हाँ, हर साल 10,000 का ही प्रीमियम है। अच्छा, अब इसके बाद इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ईयर एंड में क्या बनता है, पीएल, ट्रेडिंग पीएल, तो फिर क्या होगा एंट्री, बोलो मैम टू, एक्सपेंस। না না বাই জেএলপি হবে না তো, টু এক্সপেন্স হিসেবে দেখো তো। কেন পিএল এ কিভাবে লেখো, স্যালারি রেন্ট সেইভাবেই হবে, এন্ট্রিটা কি হবে। ম্যাম প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু জেএলপি। जेएलपी प्रीमियम, হ্যাঁ জেএলপি। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, खर्चे का नाम तो प्रीमियम है, प्रीमियम लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम लोग का पीएल बन रहा है, ठीक है, तो पीएल में क्या लिखोगे, लेजर में बोलो क्या लिखोगे। ম্যাম টু জেএলপি প্রিমিয়াম বলে 10,000। टू जेएलपीपी लिख देते हैं, 10,000, मतलब जेएलपी प्रीमियम, उसको मैंने जेएलपीपी लिख दिया। और बैलेंस शीट में क्या कोई इम्पैक्ट आएगा इस इंसिडेंट का, बताओ। बैलेंस शीट में क्या लिखते हो, ম্যাম एसेट या लाइबिलिटी, बोलो অ্যাসেট यहाँ থেকে पर। ব্যাংক থেকে 10,000 কমে যাবে। हाँ, वो ठीक है, बैंक से 10,000 कम हो जाएगा, बट यहाँ कुछ एपियर होगा क्या, मतलब अगर बैंक है तो फिर वहां से वो डिडक्ट हो जाएगा, बट जेएलपी के नाम का कुछ एपियर होगा यहाँ पर, না ম্যাম। नहीं। मतलब यहाँ पर इस ट्रीटमेंट के लिए कुछ एपियर नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नथिंग एपियर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इस इंसिडेंट से कुछ भी एपियर नहीं होगा। ये क्यों लिख रहे हैं, जब हम लोग आगे का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों लिखा, ठीक है। अभी थोड़ा देखते जाओ, मैंने बोला ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर ईयर 2 में प्रीमियम भर रहे हैं, फिर से वही सेम चीज रिपीट कर लो, ठीक है, सेम चीज। क्या लिखना जरूरी है, हाँ जरूरी है, ठीक है। तो जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक,
to JLP premium, nothing appear in बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों तो सेम हुआ 2 साल। ठीक है, अब थर्ड ईयर का देखो क्या एग्जाम्पल ले रहा है ईयर 3 में। ईयर 3 का सिचुएशन थोड़ा अलग कर रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर out of partner A, B and C, A dies now। अब A का डेथ हो गया थर्ड ईयर के शुरुआत में, तो बोलो क्या होगा। ম্যাম জয়েন্ট লাইফ পলিসিটা থাকবে না। হ্যাঁ, আর रहेगा 8000 नहीं। ইয়ে পাবে ওরা गलत हो সারেন্ডার गया। ভ্যালু। कैसे सरेंडर वैल्यू मिलेगा, डेथ होगा तो। अभी तो वही सीखा हूँ, डेथ होने से सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ও না, ডেথ হলে তো পুরোটাই হ্যাঁ। হ্যাঁ পুরো টাকা পাবে। तब हाँ, ये यही चीज कंसंट्रेशन रखो, याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो देखो कि आउट ऑफ पार्टनर एबीसी ए डाइज, अब क्या होगा, नाउ दे गेट। हाँ तो कितना मिलेगा बोलो, देख के बताओ कितना मिलेगा, अमाउंट बोलो। 20। हाँ 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख लिखा हुआ नहीं है एग्जाम्पल में। हाँ मैम। ये पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। ठीक है, अच्छा अब बोलो एंट्री क्या होगा। जैसे डेथ हो गया पॉलिसी वैल्यू मिला, बोलो एंट्री क्या होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। प्रीमियम नहीं, तब क्या बोलोगे। बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है, जेल प्रीमियम तो नहीं मिल रहा है ना, तो क्या होगा। ম্যাচুরিটি হয়ে যাচ্ছে না, না ওটাও हाँ তো হচ্ছে। शुद्ध जेल पी, আচ্ছা टू जेल पी लिखने से होगा। अब ये पैसा किसको किसको मिलेगा, पैसा तो आ गया बिकॉज एक का डेथ हो गया, अब ये पैसा किसको किसको मिलेगा। ম্যাম সবগুলো পার্টনারই পেয়ে যাবে। तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री क्या होगा बोलो। जैसे प्रॉफिट ম্যাম डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एबीसी। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी कैपिटल, तो कितना कितना अमाउंट होगा। ম্যাম 50,000, 30,000, 20,000। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से जितना आएगा उतना ही। ठीक हुआ है, 50,000 50 30 20 50,000 5/10 5:3:2 लिया है मैंने। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ पर नीचे लिखो जेएलपी अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग among old partner in old PSR as, ये देखो ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस नॉलेज था कि भाई अगर पार्टनर का डेथ होता है या रिटायरमेंट होता है या फिर एडमिशन के टाइम में जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन्हें कुछ चीजों को मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूट जब भी किया जाता है तो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। तो ये कॉमन सेंस से बता दिया कि भाई इनको मिलेगा कैसे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ठीक है, बट यहाँ पर एक और भी लॉजिक है, वो भी समझाते हैं। तो मैंने लिखा है जेल पे अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR। ठीक है, in old partner in old PSR as the burden of premium
was put on all put on एक साथ होगा, वैसे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था। put on all the partner in the old PSR। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एनालिसिस करें तो हम लोग ये देख पाएंगे कि जेएलपी का अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी पार्टनर में, जैसे इसको 50 मिला, इसको 30 मिला, इसको 20 मिला। ठीक है, अब ये तो तुम लोग के दिमाग में बात आ ही सकता है ना कि जब हम लोग प्रीमियम बिजनेस से भर रहे हैं तो सबका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस में तो मेहनत सबको इक्वल कर रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों? अब ये भी लॉजिक लगा सकते हो क्योंकि पार्टनरशिप में तो बोला हुआ है जब कुछ ना बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो यूज करना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही पार्टनर लोगों को जो भी मिलता है उसी तरीके से मिलता है। बट यहाँ पर अगर एक चीज एनालिसिस करके देखोगे कि प्रीमियम का बर्डन, मतलब प्रीमियम तो खर्चा है। ठीक है, जब 10,000 करके प्रीमियम भरा जा रहा था तो वो भी पार्टनर लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से ही उनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा था। ठीक है, तो फिर जब जीएलपी दिया जाएगा तो वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही होगा। मतलब जब जो है जेएलपी का प्रीमियम भरा जा रहा था तो सबसे ज्यादा बर्डन ए के ऊपर था, उसके बाद बी, उसके बाद सी। वही चीज हम यहाँ पर चेक करके दिखा देंगे। ठीक है, मतलब वो चीज हम तुम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं कि कैसे करके ये पॉसिबल है। अच्छा, तो उसके लिए ना एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर पहले एक पीएल बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 JLPP, जेएलपी प्रीमियम 10,000। ठीक है, और रैंडमली यहाँ पर लिख दिया कि मान लो फर्म का इनकम है 1 लाख। ठीक है, अगर 1 लाख इनकम है और खर्चा है 10,000 प्रीमियम का, तो इनका प्रॉफिट कितना हुआ? मैम 90,000। 90,000। ठीक है, अब पीएल के बाद पार्टनरशिप में क्या बनता है? पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है? पार्टनर लोगों का प्रॉफिट या पार्टनर लोगों को पर्सनली जो भी मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर 90,000 पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बाई नेट प्रॉफिट 90,000 पार्टनर लोगों को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल करके कितना कितना मिलेगा? जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो 90,000 को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि है 5/10, 3/10, 2/10, कितना आ जाएगा? मैम একটা मैम 45 हम्म, আর এটা হচ্ছে 18,000। না এটা 27,000 27। হ্যাঁ, আর এটা 18,000। হ্যাঁ, একটা 18,000, ঠিক আছে। अच्छा, ये तो हो गया एक सिस्टम। दूसरा, ये समझाने के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लो कि इनकम है फर्म का 1 लाख और मान लो हम लोगों ने जेएलपी का खर्चा बुक नहीं किया। एक बार ऐसे ही इसको कंपेयर करने के लिए बोल रहे, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो बाई नेट प्रॉफिट 1 लाख। अब 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो सभी पार्टनर में, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मैम 50,000, 30,000, 20,000। 50,000, 30,000, 20,000। ठीक है, अब डिफरेंस देखो, जब हम लोग एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तब ए का प्रॉफिट का जो मतलब प्रॉफिट जो उसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 45 और 50, डिफरेंस कितना? 5,000। 5,000। हाँ 27 और 30, डिफरेंस कितना? 3,000 আর ওটা 3,000, 2,000। 2,000। तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया? 10,000।
10,000 क्यों? क्योंकि ये 10,000 यहाँ चार्ज हुआ था ना, इसी वजह से तो 90,000 प्रॉफिट ड्रॉप होके 90,000 हो गया। तो 90,000 का डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यहाँ पर 1 लाख का हुआ, तो ऑब्वियसली टोटल डिफरेंस तो 10,000 का ही होगा, क्योंकि 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन, 90,000 का डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन करने का तो तरीका सेम है। तो इसका मतलब एक चीज देखो, जब हम लोग जेएलपी का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, बिजनेस में एक्सपेंस दिखा रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पार्टनर लोगों को 45, 27, 18 मिला, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे 50, 30, 20,000 मिलता, मतलब ए को 5,000 ज्यादा मिलता, ठीक है, और बी को 3,000 ज्यादा मिलता, और सी को 2,000 ज्यादा मिलता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इस पे प्रीमियम का बर्डन कितना है, क्योंकि ये 10,000 तो प्रीमियम की वजह से इंपैक्ट हो रहा है, तो प्रीमियम का बर्डन जो है वो कितना है ए के ऊपर, इसका मतलब जितना उसे प्रॉफिट कम मिल रहा है 5,000 5,000, बी के ऊपर कितना है 3,000 3,000, जितना उसे प्रॉफिट कम मिल रहा है वो तो प्रीमियम के लिए मिल रहा है, क्योंकि बाकी हम खर्चा नहीं दिखा रहे, हम इस चीज को समझाने के लिए सिर्फ एक ही खर्चा लिए, जेएलपी प्रीमियम। और ये देखो इस पे कितना 2,000, ठीक है। हाँ तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये 10,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5:3:2 पे ही है, ये चीज देख के, हाँ मैम। ठीक है। तो वही चीज लिखा है, वही चीज वहां पर जो मैंने समझाया ना, जो लिखा है वही चीज लिखा है, ये वाला थ्योरी जो देख, ये चीज कि जेल पे अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। क्यों ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जेएलपी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? क्योंकि प्रीमियम का बर्डन भी उनपे कैसे डाला गया था, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही डाला गया था। उसका प्रूफ कि देखो प्रीमियम का बर्डन किस हिसाब से डाला गया था। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट लिखो, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर out of 3 partner A, B and C, A decide to retire, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया, बी सॉरी ए का डेथ हो गया, यहाँ पर मैंने बोला ए रिटायर हो गया। अब बोलो, अब फर्म को क्या मिलेगा? नाउ दे गेट, जैसे यहाँ पर लिखा था नाउ दे गेट पॉलिसी वैल्यू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैम सरेंडर वैल्यू। नाउ दे गेट सरेंडर वैल्यू। अब मुझे बताओ कितना मिलेगा? कहाँ से बताओगे? जो लिखा था एग्जाम्पल वो देख के मैम बताना। 8,000 ये मिल पावे। हाँ 8,000 मिलेगा। देखो 8,000 मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या लिखा है एग्जाम्पल में, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में जाके, मतलब अभी ये 10,000 दे दिया, ये दे दिया, इसके बाद डिसाइड हुआ कि ये अब नहीं आगे कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब 2 प्रीमियम भरने के बाद डिसाइड हुआ, अभी तो थर्ड ईयर एंड होगा तब ना प्रीमियम भरेंगे, तो इसका मतलब सरेंडर वैल्यू इनको कितना देगा कंपनी? 8,000 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000 इन्हें सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। तो अब एंट्री क्या होगा? जैसे सरेंडर वैल्यू मिला तो एंट्री क्या हो जाएगा बोलो? मैम जेएलपी प्रीमियम टू कैश। टू कैश मतलब तो पैसा चला गया। ओ सॉरी, 5-6 बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम। सिर्फ जेएलपी प्रीमियम मतलब तो एक्सपेंस हो जाता है ना। तो जब देखो, जब सरेंडर वैल्यू मिले या पॉलिसी वैल्यू मिले, सिर्फ जेएलपी लिखना होता है, ठीक है। अब ये किसको मिलेगा ये बेनिफिट? बोलो। मैम 3 जन रही पावे तो। हाँ तीनों को भी मिलेगा, 3 यूनिट होगा। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। कितना कितना हो रहा है चेक करो। 5/, मैम 4,000 हम्म 2,400 और 1,600। हम्म ठीक है। अच्छा, तो जेएलपी एज एन एक्सपेंस का जो हमारा कंसेप्ट था वो इतना ही है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा वो भी पैटर्न देख।
एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम लोग को। जैसे मान लो एग्जाम में ये बैलेंस शीट, क्योंकि देखो नॉर्मली पार्टनरशिप के क्वेश्चन में क्या रहता है, एक बैलेंस शीट रहता है, उसके बाद नीचे डिटेल्स रहता है। तो ऐसे मान लो फिक्स्ड एसेट का डिटेल्स रहेगा, कैपिटल है मान लो, ऐसे नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब ये देख के क्या समझोगे पता है, ये देख के ये समझ में आएगा कि ये हमारा जेएलपी एज एन एक्सपेंस का क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में देखो मैंने एक चीज लिखवा है ना, नथिंग विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जेएलपी के बारे में तुम लोग को कुछ नहीं दिखेगा, जो दिखेगा एडजस्टमेंट में दिखेगा। बैलेंस शीट में अगर जेएलपी के नाम का कुछ नहीं दिख रहा है, वैसे तो देखो मैंने यहाँ इंडिविजुअल नाम कुछ दिया नहीं, फिक्स्ड एसेट लिखा है, करेंट एसेट लिखा है, ठीक है, मैंने इंडिविजुअल नाम दिया नहीं, बट इंडिविजुअली बैलेंस शीट में कुछ भी तुम लोग को जेएलपी के नाम का अगर नहीं दिख रहा है, तो वो हम लोग का जेएलपी एज एन एक्सपेंस वाला क्वेश्चन है। अब कैसे एडजस्टमेंट रहेगा, तो देखो एडजस्टमेंट ऐसे लिखा हुआ रहेगा, बी डिसाइडेड टू रिटायर and surrender value of 20,000. बी डिसाइड टू रिटायर जेएलपी ऑफ ₹1 लाख एंड सरेंडर वैल्यू 20, मतलब बी रिटायर करना चाह रहा है, मतलब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। और जेएलपी जो है, जेएलपी इनका कैसा है, बोल रहा है कि 1 लाख है और सरेंडर वैल्यू 20,000, मतलब 1 लाख फिर क्या हो गया, मैम पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू इस कंडीशन में जब भी डिसाइड कर रहा है रिटायर करने का तब 20,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा बोलो, क्या एंट्री करेंगे? ম্যাম বি রিটায়ার করে গেলে সেই সময়টার बी रिटायर करेगा ना সেই ব্যাংক সময়। অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু জেএলপি कौन सा अमाउंट लिखेंगे? ম্যাম 20,000। हाँ, रिटायर कर रहा है तो इसका मतलब हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगा, ठीक है, 20,000। फिर इस 20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो क्या एंट्री होगा? জেএলপি টু এস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, বিস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, সিস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। और वैल्यू क्या हो जाएगा? ম্যাম 10,000, हम्म 6,000, 4,000। हम्म, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब समरी क्या निकल के आया इस ट्रीटमेंट का, तो एक समरी भी बना देंगे। इफ जेएलपी एज एन एक्सपेंस, अगर जेएलपी का ट्रीटमेंट एक्सपेंस की तरह करना है तो कैसे समझोगे? बैलेंस शीट में जेएलपी के नाम का कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। नहीं तो समझोगे कैसे कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है? नथिंग विल अपीयर इन बैलेंस शीट। ये सब चीज याद भी रखना है और एक बार देख भी लेना है, जब क्वेश्चन करोगे काम आएगा, नहीं तो क्वेश्चन में समझ नहीं पाओगे कि करना क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट जेएलपी, जेएलपी के अगेंस्ट में हमें जो भी अमाउंट मिलेगा, अब चाहे पॉलिसी वैल्यू मिले या सरेंडर वैल्यू मिले, विच एवर विल बी द केस, ठीक है, तो विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग among old partner in old PSR, ठीक है। तो बोल रहा है कि अमाउंट जो भी हमें मिल रहा हो क्यों ना, चाहे पॉलिसी वैल्यू हो चाहे सरेंडर वैल्यू, जो भी केस अपीयर क्यों ना हो रहा हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में। और देखो मैंने एग्जांपल में ये सारा चीज तुम लोग को करवाया कि अगर पॉलिसी वैल्यू मिला तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर सरेंडर वैल्यू मिला तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ तक की कंप्लीट हो जाएगा।
तो मुझे एक चीज बोलो, क्या ये फर्स्ट वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तुम लोग को समझ में आया? हाँ मैम। तो ये अगर समझ में आए तो इसके बाद वाला करते हैं, JLP व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और भी अलग पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो पहले सेकेंड नंबर पे JLP एज एन एसेट। अब ये एसेट की तरह कैसे ट्रीट होगा बता रहे हैं। ठीक है, फिर लिखो JLP अकाउंट इज मेंटेन्ड। इसका मतलब होता है JLP अकाउंट इज मेंटेन्ड। JLP एज एन एसेट का मतलब JLP अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब तुम लोग ये मत सोचो कि यहाँ भी तो JLP अकाउंट हो रहा है, मतलब तुम लोग ये तो बोल ही सकते हो ना ये भी तो JLP अकाउंट ही है। नहीं, ये बात नहीं कर रहे। JLP अकाउंट इज मेंटेन्ड का मतलब बैलेंस शीट में मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, वो अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। अकाउंट यहाँ भी बना है, अकाउंट इस मेथड में भी बनेगा, बट ये अकाउंट मेंटेन होगा कहाँ होगा? बैलेंस शीट में होगा। कैसे होगा? एसेट के हिसाब से होगा। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं। तो ठीक है, पहले इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल बना लेते। एग्जाम्पल कौन सा वाला होगा? वही जो मैंने बनाया, तुम लोग देख देख के लिखो। ठीक है, ईयर 1 2 3 प्रीमियम 10,000 10,000 10,000। सरेंडर वैल्यू 8,000 15,000। पॉलिसी वैल्यू 1 लाख। टर्म 5 ईयर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। पार्टनर A, B and C। ठीक है, अच्छा, तो बोलो सबसे पहले ईयर 1 का एंट्री क्या हो जाएगा? सेम एग्जांपल है, ईयर 1 में क्या एंट्री होगा? मैम JLP प्रीमियम टू कैश बैंक। JLP प्रीमियम टू बैंक 10,000 10,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम, PL में चार्ज कर दिया। ठीक है, अब PL में क्या लिखोगे? टू JLP प्रीमियम। ठीक है, और बैलेंस शीट में नथिंग विल अपीयर। अब सोचोगे ये सेम चीज क्या कर रहे हैं, रुको, चेंज होगा अब, इसके बाद से ही चेंज होगा। ठीक है, ये ईयर 1 हो गया। अब कंसेंट्रेशन बढ़ाओ। ठीक है, ईयर 2 फिर से प्रीमियम भरेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा? JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। ठीक है, अब अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, ये देखो, PL अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम 10,000, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ऐसे लिख के काट दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है JLP को कैसा ट्रीट करना पड़ेगा? एज एन एसेट। तो इसका मतलब फिर इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल कुछ इस तरीके से है कि अगर मुझे एक चीज बोलो, अगर मैंने पहले साल का प्रीमियम भर दिया, ठीक है, और दूसरे साल का भी प्रीमियम, पहले साल वाला एंट्री करवाया, ठीक है, दूसरे साल का भी प्रीमियम भरने का एंट्री कर दिया, अब एक चीज क्या श्योर है कि हमें मिल ही जाएगा?
अगर हम लोग इस हालत में भी पॉलिसी बंद कर देते हैं बाई चांस, ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो कि हमें मिल कितना जाएगा, हमारे पास कितना? मैम 8,000। 8,000। तो क्या 8,000 मेरा एसेट नहीं हुआ? कि अगर आज इस कंडीशन में हम पॉलिसी आगे नहीं कर पाते हम लोग, तो हमारा एसेट कितना बन गया? क्योंकि किसी से पैसा मिलना तो एसेट ही होता है, इंश्योरेंस मैम कंपनी से मिल 8,000 তাহলে एट asset। थाउजेंड 8,000 मेरा एसेट। तो इसमें सिचुएशन मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो ये बोल रहा है कि फिर आप 10,000 का पॉलिसी का खर्चा रिकॉर्ड मत करो, तो फिर कितने का करोगे? देखो ऐसे करो, क्योंकि मुझे तो पता है ना मुझे कितना मिलेगा, एसेट कितना क्रिएट होगा मेरा? 8,000 8,000। मैम। 8,000। तो ऐसे लिखना है, जेएलपी एसेट होता है, ठीक है, जेएलपी अकाउंट डेबिट 8,000 टू जेएलपी प्रीमियम। मतलब ये 10,000 में से 8,000 का एसेट बन जाएगा, ये 10,000 का खर्चा में से 8,000 का एसेट बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका मतलब पीएल में फिर कितना डेबिट करोगे? 2,000 টাকা। 2,000। जितना खर्चा दिखाओगे उतना ही डेबिट करोगे ना, तो पीएल में हम लोग खर्चा कितना दिखाना चाहते हैं? 2,000, ठीक है। तो हम लोग पीएल में हाँ कितना मैम। डेबिट कर देंगे? 2,000। तो लिखो पीएल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे? जेएलपी प्रीमियम। जेएलपी प्रीमियम। 2,000 2,000। तो एक चीज देखो, ये इतना तक ही लिखो, तुम लोग इस पे काटना कुछ मत। देखो जेल पे प्रीमियम 10,000, अगर ऐसा तो नहीं होने वाला, तो इसीलिए जेल पे प्रीमियम 8,000 और 2,000 इस तरीके से राइट ऑफ हुआ, कुछ पीएल में गया कुछ मेरा अकाउंट हो गया, इसीलिए बोला जाता है जेल पे अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब मेंटेन क्यों? क्योंकि इसको हम लोग एसेट मान रहे हैं, तो ये कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और इतने का हम लोग क्या मान रहे हैं? एक्सपेंस, तो ये पीएल में चार्ज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो सेकेंड ईयर में हम लोग 10,000 दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से 8,000 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा वापस, ठीक है, एज अ सरेंडर वैल्यू, चाहे आज ही क्यों ना हम पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दे, ये हम 100% कंफर्म है इस बात पे, ठीक है, मेरा 100% कंफर्मेशन है कि मुझे 8,000 मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू के हिसाब से, और 2,000 मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। अब ये पहले वाले केस में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? ये बोल सकते हो, पहले वाले केस में पूरा ही क्यों पीएल में चार्ज किया? ম্যাম সারেন্ডার ভ্যালু মানে কিছুই পাচ্ছিলাম না, 10,000 টাকা দিয়েও हाँ কিছু নেই আমাদের हाँ কাছে অ্যাসেট हाँ হিসাবে, हाँ। পুরোটাই तो এক্সপেন্স। पूरा ही एक्सपेंस, क्योंकि उसमें तो सरेंडर वैल्यू स्कीम में है ही नहीं, जब है नहीं तो कैसे अपेयर करेगा, ठीक है, तब नहीं बना, ठीक है। अच्छा, अब ये ईयर 2 का अगर पीएल बनाओगे और बैलेंस शीट बनाओगे, तो वहां कितना कितना दिखाओगे ईयर 2 का पीएल और बैलेंस शीट बनाने से? ম্যাম पीएल পিএল में, 2 জেএলপি প্রিমিয়ামের 2,000 লিখবো। हाँ, और बैलेंस शीट में জেএলপি দিয়ে 8,000 অ্যাসেট সাইড। जेएलपी ब्रैकेट में सरेंडर वैल्यू, और ये हो गया 8,000। मतलब बैलेंस शीट में जब भी जेएलपी दिखेगा, पहला बात है इसका मतलब जेएलपी एज एन एसेट हुआ, ठीक है, ये ट्रीटमेंट। और दूसरा, हमेशा किस कौन से वैल्यू पे अपियर करेगा? बैलेंस शीट में दिखने वाला जेएलपी कौन से वैल्यू को समझाता है? সারেন্ডার ভ্যালু। সারেন্ডার ভ্যালু। सरेंडर वैल्यू ही होना चाहिए हमेशा हमेशा। क्यों? क्योंकि सरेंडर वैल्यू ही तो मेरा एसेट बन रहा है ना, तो ये बात हमेशा याद रखो कि मेरा सरेंडर वैल्यू को ही बताएगा, किसी और वैल्यू को नहीं बताएगा, ठीक है। इस चीज को लिख देंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टार दे के लिखो, वैल्यू appearing in balance sheet in asset side in respect of JLP is the सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी, ठीक है। ये बात देख लेते हैं मेरा लैंग्वेज सही हुआ है कि नहीं। वैल्यू appearing in बैलेंस शीट इन एसेट साइड इन रेस्पेक्ट ऑफ जेएलपी इज द सरेंडर, हाँ ठीक है, वही चीज जो मैंने बोला वही लिखवा दिया कि जो वैल्यू अपेयर कर रहा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में जेएलपी के नाम पे, वो मेरा सरेंडर वैल्यू को बताता है, ठीक है। अब कंपैरिजन समझो, जेएलपी एज एन एक्सपेंस और जेएलपी एज एन एसेट में कंपैरिजन समझो। देखो क्या चीज है कंपेयर। जेएलपी अगर एज एन एक्सपेंस ट्रीट होता है और जेएलपी
एसिड की तरह ट्रीट होता है, तो फिर हमारे ट्रीटमेंट तो हम लोगों ने देखे। अब डिफरेंस समझो, क्या डिफरेंस है। अगर यहाँ पीएल बना तो मुझे एक चीज बोलो, हम इनकम रैंडमली वही 1 लाख लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल सारा सेम रखा है ताकि अच्छे से तुम लोग कंपेयर कर पाओ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेएलपी अगर एज एन एक्सपेंस है तो हम यहाँ पर प्रीमियम दिखाते हैं 10,000। नेट प्रॉफिट 90,000। वहीं पर अगर जेएलपी एज एन एसेट है तो पीएल में कितना दिखेगा, ये सेकेंड ईयर के हिसाब से कंपेयर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है, तो कंपेयर करना है तो सेकेंड ईयर से ही करना है, क्योंकि जेएलपी एज एन एक्सपेंस अगर देखोगे और जेएलपी एज एन एसेट तो फर्स्ट ईयर तो दोनों में सेम आ जाएगा, सेकेंड ईयर से चेंजेस दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग कितना जेएलपी दिखाते हैं, जेएलपी प्रीमियम 2000। 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना नेट प्रॉफिट आ जाएगा, 98। 98,000। 98,000। ठीक है, अब पीएल एप्रो बाई नेट प्रॉफिट, ये किया हुआ होगा अमाउंट, देख देख के बता दो पहले किया है। 45 है ना। मैम 45 हाँ मैम 26। 45, 27 और 18। हम्म, और इधर बनो मैम একটা 49, একটা 29,400, अच्छा না না এটা কি হলো 10 ইন্টু ঠিক হ্যাঁ আছে 29, 29। হ্যাঁ ঠিকই আর হয়েছে। একটা হচ্ছে 19,600। अच्छा, अब डिफरेंस कितने का आया देखो, इसका 45 मिलेगा अगर जेएलपी एज एन एक्सपेंस होगा, और इसको 49 मिलेगा, तो कितने का डिफरेंस। मैम 4,000, और इधर 2,400 আর এটা 1,600। ठीक है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि ये मेथड अच्छा है, ये एज एन एसेट ये वाला खराब है, क्योंकि इसमें 45,000 करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें 49,000 करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो समझो बात। कितने का डिफरेंस आया बताओ तो, टोटल डिफरेंस 4,000, 2,400 और 1,600, बोलो। मैम 8,000। 8,000। तो एक्चुअली देखो, इन्होंने यहाँ पर जो है 8,000 को एज एन एसेट ब्लॉक कर दिया है। हाँ मैम। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने एसेट 8,000 ब्लॉक किया और एक्सपेंस 2,000 दिखाया, तो अगर एक्सपेंस कम दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। হ্যাঁ हाँ ম্যাম मैम। বাড়বে। बढ़ गया प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया, इसीलिए इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो, बिकॉज 98 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ 90 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है बढ़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट जो है कम दिख रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कम प्रॉफिट मिला है, इनको ज्यादा प्रॉफिट मिला है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर चलो हम ये लिखवा देते हैं फिर समझा देते हैं। ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को, फिर हम समझा रहे हैं। वी आर, लिखो, showing less part as expenses in this case 2,000 instead of 10,000
value appearing in balance sheet in respect of surrender value of JLP already transferred to partner। ठीक है, अच्छा देखो, we are showing less part as an expense in the case of 2000 instead of 10,000। देखो ये कौन से वाले केस में हो रहा है, हम लोग एक्सपेंसेस को कम दिखा रहे हैं। कौन सा वाला केस में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जेएलपी एज एन एसेट, इस पे हम लोग एक्सपेंस कम दिखा रहे हैं। बोलो ये बात समझ में आया? पहला लाइन कि इसमें हम लोग हाँ एक्सपेंस मैम। कम दिखा रहे हैं, इसमें एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहे हैं। कितने का डिफरेंस हो रहा है एक्सपेंसेस का? 8,000 का। ठीक है, 8,000। उधर 10,000 दिखा रहे, इधर हम लोग 2,000 दिखा रहे। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, वी आर शोइंग लेस पार्ट एज एन एक्सपेंस इन दिस केस 2000 इंस्टेड ऑफ 10,000। द टोटल प्रॉफिट विल इंक्रीज, क्योंकि एक्सपेंस कम दिखा रहे, टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं बोलो? वही तो अभी थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे, टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कितने से? हाँ मैम, 8,000 से। 8,000। हाँ जितना एक्सपेंसेस में चेंज है उतना ही प्रॉफिट में चेंज है। ये तो सेम ही होगा ना, जितना एक्सपेंसेस में चेंज है उतना ही प्रॉफिट में चेंज होगा। हाँ হ্যাঁ मैम। মানে ম্যাম। এক্সপেন্সটা যদি আমি যতটা আমি যদি 2,000 দেখাচ্ছি এক্সপেন্স, তাহলে 8,000 এর প্রফিট এক্সট্রা হচ্ছে, মানে আমি 8,000 এর এক্সপেন্স কম দেখাচ্ছি। ঘুরিয়ে ফিরে কথাটা তো একই হলো। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। ठीक है, अब बोल रहा है कि शेयर ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीज। तो फिर अगर हम लोग एक्सपेंस कम दिखाएंगे, ये वाला केस जो एलपी एज एन एसेट एक्सपेंस कम दिखा रहे, कितना 2,000 का एक्सपेंस दिखा रहे, 8,000 से एक्सपेंस कम दिखा रहे, तो प्रॉफिट भी 8,000 रुपए से बढ़ रहा है। और जब हम लोग दैट इज, अब ये 8,000 किसके बराबर है बोलो तो? जो मैंने अभी तुम लोग को काउंट किया, तुम लोगों ने बोला 8,000, तो ये 8,000 किसके बराबर है? सरेंडर वैल्यू। हाँ मैम, सरेंडर ठीक है, वैल्यू। क्योंकि सरेंडर वैल्यू जितना मिलेगा उसको तो हम लोगों ने एसेट के हिसाब से ब्लॉक कर लिया। ठीक है, एसेट के हिसाब हाँ से ब्लॉक मैम। कर लिया, तभी तो 2,000 दिखा रहे। यहाँ 8,000 दिखाया तभी तो यहाँ 2,000 दिखा रहे। अगर यहाँ 8,000 नहीं दिखाते तो यहाँ भी 10,000 ही दिखाते ना, बट ये तो वो ट्रीटमेंट है ही नहीं। फिर बोल रहे हैं वैल्यू अपियरिंग इन बैलेंस शीट इन रेस्पेक्ट ऑफ जेएलपी इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी। ये हमें याद रखना है, वो तो मैंने पहले भी लिखवाया। बेनिफिट ऑफ सरेंडर वैल्यू हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर। तो सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर में, ये पहले वाले मेथड में। मतलब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग वो 8,000 को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, 8,000 को ब्लॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट जो है वो ट्रांसफर कर दिया पार्टनर लोगों को ऑलरेडी। क्यों? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरेंडर वैल्यू तो मुझे मिला नहीं है। बात समझो, क्या मुझे सरेंडर वैल्यू सच में मिला है? नहीं मिला है। मैंने क्या किया, मैंने एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया कि मुझे कंफर्म है कि 8,000 रुपए मिलेगा, तो मैंने 8,000 रुपए पहले से ही ब्लॉक कर दिया। और ये 8,000 का बेनिफिट देखो, इसीलिए पार्टनर लोगों को अभी मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि 8,000 को ब्लॉक करने के लिए हम लोगों ने एक्सपेंस 2,000 बुक किया। तो फिर इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि इन सबको सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट, अगर 8,000 को तुम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो 5:3:2, जो मैंने तुम लोग को बोला है, तो बोलो तो पार्टनर लोगों का क्या इतना नहीं आएगा? 4,000, 2,400 और 1,600। हाँ मैम, it is। तो यही वाला तो ये वाला है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सरेंडर वैल्यू हमें रियल में तो मिला नहीं है, क्योंकि मिल जाएगा कंफर्मेशन है। तो ये मेथड करते वक्त हम लोग इस सरेंडर वैल्यू को ऑलरेडी इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, इसीलिए इनका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंस कम बुक कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो वो 8,000 का एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द सरेंडर वैल्यू। समझ में आया? हाँ मैम। क्या हम समझा पाए ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, अगर समझ में आया तो इसके बाद का क्वेश्चन एक बार देखो। थोड़ा सा कोशिश करो सही सही बताने का। ठीक है, गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं। देखो, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए
डिसाइड टू रिटायर, ठीक है। बिगिनिंग्स, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में इन्हें डिसाइड कर लिया कि वो रिटायर कर जाएगा। अब बोलो सबसे पहले इनको क्या मिलेगा? मैम 8,000 सरेंडर वैल्यू ये पाबे हो। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, ये मिल जाएगा, तीनों पार्टनर को मिलेगा। इंश्योरेंस हाँ मैम। कंपनी आके इस पार्टनरशिप फर्म को 8,000 रुपए पकड़ा के चले जाएगा, ठीक है। अब ये पैसा क्या करोगे? ম্যাম এটা পার্টনারদের এর মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে তো। अच्छा देखो, कर देते हैं। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। अमाउंट हो जाएगा 4,000, 2,400 और 1,600, ठीक है। 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके। बट ये हो गया गलत। क्यों हो गया? लिखना था वैसे ही, मुझे लिख के काटना था, तुम लोग भी लिख के काट देना। क्यों 8,000 आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ম্যাম ওটা অ্যাসেট সে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাই। क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। দেখাবো। नहीं, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अभी तो वही समझाया कि 98,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब 8,000 भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 8,000 आया कहां से? यहाँ 2,000 दिखाने के वजह से यहाँ 8,000 आया, तो 8,000 का प्रॉफिट बढ़ा, तो 8,000 तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वही चीज तो लिखवाया मैंने कि देखो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ सरेंडर वैल्यू हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू पार्टनर्स। जब ये আচ্ছা হ্যাঁ अकाउंटिंग ম্যাম, ट्रीटमेंट এটা তো करते हो থার্ড ना, ইয়ারের মানে বিগিনিং এ, তোর সেকেন্ড ইয়ার তো হয়ে গেছে। हाँ, तो जब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो तो 8,000 तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट का सिस्टम ऐसा है कि 8,000 का बेनिफिट पार्टनर को पहले मिल चुका है। नहीं समझ में आ रहा है? আমি যদি এখানে 2,000 হ্যাঁ ম্যাম। দেখাচ্ছি, তো আমি 8,000 এর বেনিফিট তো এদেরকে দিচ্ছি, তবেই তো এদের মধ্যে প্রফিটের ডিফারেন্স এলো না 4,000। তার মানে এটা থোড়ি আছে যে এই মেথডটা ব্যবহার করলে এদের এই 49 পাবে, 45 পাবে, তাহলে তো সবসময় বলবে এই মেথডটাই করব। तार माने की इसका मतलब क्या हो गया? अगर फिर जब इन्हें सरेंडर वैल्यू मिलेगा तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना कर सकते, ऑलरेडी तो 8,000 का बेनिफिट लेके बैठे हैं, तो ये डुअल एस्पेक्ट हो जाएगा। मतलब एक ही चीज का दो ट्रीटमेंट, डुअल इम्पैक्ट, तो ये तो नहीं चले। হ্যাঁ ম্যাম। बोलो क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম। चलो देखो और एक बार और अगर क्लियर है तो और एक इस पे क्वेश्चन हो रहा है, उसका आंसर देने का कोशिश करो। इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ए डेड, ठीक है। थर्ड ईयर के शुरुआत में ए का डेथ हो गया, समझो, थर्ड ईयर के शुरुआत में ए का डेथ हो गया। अब मिलेगा क्या बताओ? पॉलिसी वैल्यू, तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। कितना? 1 लाख। 1 লাখ। अब ये किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर लोगों में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एंट्री हो जाएगा टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये भी पता है तुम लोगों को, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 5:3:2 में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे? जेएलपी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो कि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पहले ये टोटल अमाउंट बोलो, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1 लाख। नहीं, 1 लाख 1 लाख 92,000। हाँ 92,000, क्योंकि 8,000 का बेनिफिट दे चुके हो ना। क्योंकि देखो जो जेएलपी एज एन एक्सपेंस है, वहां पर तो ऐसा नहीं होता है। एक्सपेंसेस को एक्सपेंस ट्रीट करते, उसमें हम लोग ऐसा सोचते ही नहीं है कि सरेंडर वैल्यू जो है उसको एसेट बना दोगे, तो सरेंडर वैल्यू को तो एसेट नहीं बना रहे ना। तो वहां पर क्या होता है, हम लोग एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। अगर सरेंडर वैल्यू मिला तो सिंपल पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अगर जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉलिसी वैल्यू मिला तो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सरेंडर वैल्यू जब जब जितना जितना है उसके हिसाब से ब्लॉक करते जा रहे, एक्सपेंसेस को कम दिखाते जा रहे, तो जितना सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट मिल जाएगा उतना रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। तो अगर सरेंडर वैल्यू मिला उतना तो वो तो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। और अगर पॉलिसी वैल्यू भी मिला, क्योंकि 8,000, देखो सरेंडर वैल्यू
तो पॉलिसी वैल्यू के अंदर ही इंक्लूड होता है ना, कि अगर पूरा करोगे तो 1 लाख मिलेगा, पूरा नहीं करते हो तो 8,000 मिलेगा, उसके आगे तक करोगे तो 15,000 मिलेगा, तो वो तो 1 लाख का ही अलग अलग पार्ट है। तो इसका मतलब 1 लाख में 8,000 का बेनिफिट तो दे चुके हो, तो अभी कितने का बेनिफिट दोगे? 92,000। तो फिर कितना कितना हो जाएगा अमाउंट? मैम 27,600 और 18,400। हाँ मैम 1800। बोलो, समझ में आया चीज? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अब देखो एग्जाम में कैसे आ सकता है बैलेंस शीट। कैपिटल ए बी सी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ये मैंने जस्ट अमाउंट का कॉलम बना दिया। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, यहाँ पर क्या दिखेगा बोलो? जेएलपी, मैम सरेंडर वैल्यू। जेएलपी सरेंडर वैल्यू मान लो कि 10,000 है मेरे एग्जाम्पल पे, और पॉलिसी वैल्यू भी हम ब्रैकेट में दे रहे हैं 1 लाख। मतलब 1 लाख पॉलिसी वैल्यू का सरेंडर वैल्यू 10,000 इस बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है। मतलब ये देख के ही समझ जाओगे कि ये कौन सा मेथड है। मैम एज एन जेएलपी, एसेट हाँ जेएलपी जेएलपी, तक है। हाँ जेएलपी एज एन एसेट, ये तुम लोग को हेल्प करेगा समझने में कि कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है। फिर बोला है ए डिसाइड टू रिटायर। इस सिचुएशन में अगर ए डिसाइड टू रिटायर, तो मुझे बोलो कि एंट्री क्या होगा? सिर्फ इतना बता दो, रिटायरमेंट होने पे एंट्री क्या होगा? मैम बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। मैम সারেন্ডার ভ্যালুটা আপনি 10,000 ধরেছেন, हाँ 10,000 ধরেছি এখানে। তাহলে तो बैंक 10,000। अकाउंट टू जेएलपी 10,000 हो जाए। क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 10,000? এটা ম্যাম না, এটা ডিস্ট্রিবিউট হবে না। क्योंकि यहाँ 10,000 दिख रहा है, मतलब 10,000 का बेनिफिट दे चुके हैं, तभी ये 10,000 यहाँ दिख रहा है। क्योंकि ये 10,000 दिखाने के लिए प्रीमियम कम पड़ा हो, कम दिखाया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा। कितने से? 10,000 से ही प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि 10,000 का एक्सपेंस कम दिखा रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो ये तो प्रीमियम का एक पोर्शन है। जितना मुझे सरेंडर वैल्यू मिलेगा, हम अपने प्रीमियम से उतना पैसा हटा रहे हैं। जैसे मेरा एग्जांपल याद करो, 10,000 में से 8,000 हटा दिए, 2,000 दिखाए। तो अगर रिटायर हो रहा है इस हालत में, बैलेंस शीट का ये सिचुएशन है, तो इसका मतलब 10,000 मिलेगा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ 10,000 का मतलब है इसका बेनिफिट ऑलरेडी पार्टनर लोगों को मिल चुका है। बोलो, ऐसे करके रहेगा एग्जाम में। समझ में आया? हाँ मैम। अच्छा, और एक बार यहाँ पर बैलेंस शीट, कैपिटल ए बी सी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, जेएलपी, सरेंडर वैल्यू 20,000, पॉलिसी वैल्यू है मान लो इसका 1,40,000, एडजस्टमेंट, सी डाइज, पीएसआर 1:1:1। बस इतना दिया हुआ है। इससे ही ये क्वेश्चन में बोलो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले सी का डेथ हो गया, तो बोलो एंट्री क्या होगा? मैम बैंक टू जेएलपी। कितना लिखेंगे? ম্যাম এটা কি 1,40,000? हम्म। তাহলে 1,40,000 পুরোটা। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा? ম্যাম 1,20,000টা ডিস্ট্রিবিউট হবে। सही है 1,20,000, क्योंकि 20,000 का बेनिफिट तो 1,40,000 में से 20,000 का बेनिफिट तो मिल चुका है पार्टनर लोगों को। हाँ तो अब दिस ऑलरेडी। ट्रीटमेंट, तो 1,40,000 माइनस 20,000। देखो बेनिफिट कैसे मिला है? इंक्रीज्ड प्रॉफिट के हिसाब से। तो कैसे भी हो बेनिफिट तो मिल चुका है ना, तो दोबारा कैसे दे देंगे? ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट थोड़ी था। सोचो ना, उनका थोड़ी ना बिजनेस में 8,000 का कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था, वो तो खर्चा कम दिखा है, तो प्रॉफिट बढ़ गया। हाँ मैम। तो 1,20,000 टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। बोलो कितना होगा? 1:1:1 कर दिया है, आसान कर दिया। 1,20,000 का 1:, मतलब 40,000 40,000 40,000 40,000। हाँ मैम। ठीक है,
तो ये चीज बस समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जेएलपी एज एन रिजर्व ये समझ लेते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है हम लोग का। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। जेएलपी एज रिजर्व, ईयर 1 2 3, प्रीमियम 8,000 15,000, पार्टनर ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख, ठीक है। ईयर 1 बोलो, सबसे पहले प्रीमियम पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा? जेएलपी प्रीमियम प्रीमियम टू बैंक टू 10,000। बैंक, और इसके बाद पीएल में चार्ज कर दो, क्या होगा? पीएल टू मैम रिजर्व। जेएलपीपी, ठीक है, पीपी लिख दिया 10,000। अच्छा, इस सिचुएशन में कैसे दिखता है हमारा पीएल और बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं दिखेगा, पीएल में दिखेगा। क्या दिखेगा? 2 JLPP। बैलेंस शीट में नथिंग विल अपीयर, मतलब जो जेएलपी एज एन एक्सपेंसेस है और बाकी दो मेथड का ईयर 1 सेम होगा, उसका पूरा, और ये बाकी दो मेथड का ईयर 1। बोलो, ये बात क्लियर हाँ मैम। है ना? मतलब ये नथिंग विल अपीयर और यहाँ पर एक्सपेंस पूरा दिखेगा, अगर यहाँ सरेंडर वैल्यू नील हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो बात अलग है। मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से तो यही हो रहा है, ठीक है। अब ईयर 2 पे चलते हैं, जहां से कंसेंट्रेशन बढ़ाना है। देखो यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले प्रीमियम देंगे, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। फिर इसको भी सेम उसी तरीके से करना है जैसे जेएलपी एज एन एसेट है। बोलो हम लोग का इस सिचुएशन में कितना जो है पीएल में जाएगा, क्योंकि मुझे पता है सेकेंड ईयर का मैंने प्रीमियम भर दिया है, तो मुझे 8,000 सरेंडर वैल्यू मिल ही जाएगा गारंटी। तो फिर मेरा पीएल में कितना मैम चार्ज होगा? 2,000। तो फिर 2000। डिफरेंस क्या है दोनों मेथड में? 2000। देखो डिफरेंस भी देखो, जेएलपी प्रीमियम ये 2,000 हो जाएगा। अब जितने का एसेट क्रिएट करेंगे जेएलपी का, उतने का ही हम लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है। तो इसके बाद वो थर्ड एंट्री देखो, सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे वो वाले मेथड का था। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट 8,000 टू जेएलपी प्रीमियम, एंट्री सेम है जैसे उसमें हुआ था, बट ये यहां पर कैसे होगा वो देखो। इसका मतलब यहां पर जो पीएल बनेगा, सबसे पहले यहां पर पीएल में कितना लिखोगे? टू जेएलपी प्रीमियम 2,000, ठीक है। अच्छा, हाँ मैम। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? इसमें एक पीएल मैम एप्रोप्रिएशन भी बना है, लाइबिलिटी साइड है कि लाइबिलिटी साइड देखा था। यहाँ पर जेएलपी कितना दिखाओगे? बोले, जो सीखा है उसमें से बता सकते हो। यहाँ पर सरेंडर वैल्यू कितना? 8,000। 8,000। जितने का सरेंडर वैल्यू मिलेगा, अब लिखोगे उतने का ही रिजर्व दिखाना पड़ेगा। जेएलपी रिजर्व कितने का दिखाओगे? बोलो फिर, अभी बताए। जितने का सरेंडर वैल्यू उतने का है 8,000। 8,000। और इसका एंट्री क्या होगा वो भी हम बताते हैं। रिजर्व कहाँ से क्रिएट होगा? बोलो, रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है नॉर्मली? मैम प्रॉफिटेर प्रॉफिट কিছু से। একটা ये जो हाँ, সেভিংস এর प्रॉफिट জন্য। से होता है, लेकिन पार्टनरशिप में कहाँ से होगा? पीएल से कि पीएल एप्रो से? मैम पीएल एप्रो থেকে হবে। हाँ, पार्टनरशिप में पीएल एप्रो होता है, ठीक है। तो पीएल एप्रो से ये क्रिएट होगा। तो एक पीएल एप्रो भी बना लो, जैसे यहाँ पर देखो ये पीएल लिख दिया, पीएल एप्रो भी यहाँ पर एक बना लेते हैं। तो पीएल एप्रो कैसे करोगे? जैसे मान लो यहाँ पर कोई इनकम आया, ठीक है,
ये नेट प्रॉफिट इधर ब्रॉट डाउन हो जाता है, फिर यही से क्रिएट होगा 2 JLP रिजर्व, ठीक है, 8,000, और ऐसे करके क्लोज हो जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया कैसे करके होगा? तो इसका एंट्री हो जाएगा PL एप्रोप्रिएशन टू JLP रिजर्व। चाहो तो 4th पॉइंट पे ये एंट्री बना सकते हो। हाँ मैम। क्लियर है ये वाला पॉइंट? मतलब इसका अगर 4th नंबर में तुम लोग एंट्री बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मेन बात यह है कि कितना रिजर्व क्रिएट होगा, जितना सरेंडर वैल्यू होगा, ठीक है। अच्छा, हाँ अब नेक्स्ट यहां पर अब देखो PL, अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी समझते हैं। मान लो इनकम यहाँ पर कैसे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो समझना है। देखो मान लो इनकम है 1 लाख, मैंने सेम जो है डेटा रखा है 2 JLPP 2,000, तो 2 नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 98,000। PL एप्रो बाई 98। अब यहां से सबसे पहले रिजर्व क्रिएट होगा, JLP रिजर्व कितना? 8,000। तो फिर प्रॉफिट कितना बचा? 90,000। 95। ABC में डिस्ट्रीब्यूट करके बोलो कितना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? वही 5:3:2। मैम 45,000, हम्म 27,000 और 18,000। ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखेगा। और बैलेंस शीट में दोनों साइड, एक साइड दिखेगा JLP सरेंडर वैल्यू पे 8,000, ये एसेट है, और इधर दिखेगा JLP रिजर्व 8,000, ठीक है। अच्छा, हाँ अब मैम। यहाँ पर लिखेंगे टू द एक्सटेंट वैल्यू ऑफ appearing in benefit of same are not distributed to partner, rather accumulated as JLP रिजर्व। मतलब समझो, उसमें हम लोग जब सिर्फ एसेट दिखा रहे थे तो उसका बेनिफिट 8,000 का बेनिफिट प्रॉफिट में इंक्लूड होके मिल जा रहा था पार्टनर लोगों को, बट यहाँ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ बोलो तो? 98,000 कहाँ मैम हुआ? 90,000 है। हाँ, तो वहां कितना हो रहा था? JLP एज एन एसेट में कितना हो रहा था? क्योंकि मैंने सारा डेटा सेम रखा है, कितने का हो रहा था? 98। और JLP एज एन एक्सपेंसेस में कितने का हो रहा था? 90 का। 90। हाँ। और इसमें भी 90 का हुआ। इसमें 90 का क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से रिजर्व चला गया। हाँ मैम। समझ में आया? तो वही चीज लिखा है, टू द एक्सटेंड वैल्यू ऑफ JLP अपियरिंग इन बैलेंस शीट विच इज सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का जितना दिख रहा है, क्योंकि उतने का ही हम लोग रिजर्व बना रहे। बेनिफिट ऑफ सेम आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, रेदर एक्यूमुलेटेड एज JLP रिजर्व। ये JLP रिजर्व के तौर पे एक्यूमुलेट हो जा रहा है। बोलो डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ मैम। क्लियर আছে এটা? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, এবারে बस एंड होते আসছে। इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर, अगर 3rd ईयर के शुरुआत में ए का डेथ हो गया तो बोलो क्या मिलेगा? सॉरी, ए डिसाइड टू रिटायर, पहले रिटायरमेंट पूछ लेते हैं फिर डेथ भी बता देंगे। ए अगर रिटायर करना चाहता है तो फिर सिचुएशन क्या होगा? सबसे पहले क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। एंट्री क्या करोगे? बैंक टू JLP। JLP कितना? 8,000। 8,000, ठीक है। और ये 8,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? बोलो। ना मैम। होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में उसका बेनिफिट कहाँ मिला है? अच्छा। क्या नहीं समझ में आ रहा है, या फिर बोलने से समझ में आ रहा है? কি বোঝা যাচ্ছে না? না আমি বলে দিলাম তো বোঝা যাচ্ছে, বলো।
না ম্যাম বুঝেছি, এটা সেকেন্ড ইয়ারে পাইনি তো, ওটা 90,000ই তো হ্যাঁ ডিস্ট্রিবিউট কারণ হয়েছিল। ওটাই তো লেখা হলো ना कि जेएलपी रिजर्व चला गया तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे হ্যাঁ, होगा? तब डिस्ट्रीब्यूट होगा जेएलपी रिजर्व बोल के। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? জিএলপি जेएलपी रिजर्व, क्योंकि वो रिजर्व में अटका हुआ है। जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। हाँ मैंने हाँ सिर्फ मैम एबीसी বুঝেছি। लिख दिया 4000 कैपिटल, लेकिन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। मैंने सिर्फ वो एबीसी लिख दिया बिकॉज ये जस्ट एग्जाम्पल करवा रहे, इसीलिए। बोलो ये बात क्लियर हुआ कि जब रिटायरमेंट हो रहा है तो ऐसा होगा। हाँ मैम। अच्छा आप हाँ एक एग्जाम्पल, एग्जाम में कैसे दिखेगा देखो। बैलेंस शीट एग्जाम में इधर दिखेगा जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे, मान लो 10,000। इधर दिखेगा XYZ का कैपिटल और इधर जेएलपी रिजर्व दिखेगा 10,000, ठीक है। क्योंकि इधर जितना दिखेगा इधर भी उतना दिखेगा, बाकी फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट रहेगा। एडजस्टमेंट ऐसे लिखा रहेगा, एक्स डिसाइड टू रिटायर एंड पॉलिसी वैल्यू 1 लाख, PSR 5:3:2। तो एंट्री क्या हो जाएगा बोलो? रिटायर हो रहा है तो क्या मिलेगा? मैम सरेंडर वैल्यू জিএলপি রিজার্ভটা ना, सरेंडर वैल्यू पहले मिलेगा 10,000। इंश्योरेंस कंपनी सरेंडर वैल्यू देके जाएगी और ये लोग सरेंडर वैल्यू को कहाँ ब्लॉक कर दिए हैं? रिजर्व में। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? जेएलपी জিএলপি রিজার্ভ টু रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी। এক্স। আচ্ছা ও এক্স লিখেছিলাম না, XYZ। আচ্ছা ঠিক আছে XYZ লিখে দিচ্ছি, ভুল করে আবার XYZ লিখে দিয়েছি। अच्छा ठीक है XYZ कितना कितना हो जाएगा? 5,000। 3000 2000 है। हाँ 3,000 ठीक है। अच्छा और अगर ऐसा है दूसरा, देख लो एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है। बैलेंस शीट जेएलपी सरेंडर वैल्यू XYZ जेएलपी रिजर्व PSR 5:3:2 पॉलिसी वैल्यू 1 लाख, एक्स डाइज। तो बोलो क्या होगा अगर एक्स का डेथ हो रहा है? बस यही लास्ट है, ये करने से कंप्लीट। बैंक टू मैम जेएलपी बैंक अकाउंट डेबिट टू জিএলপি 1 लाख, ठीक 1 है। লাখ। इसके बाद क्या हो আর जाएगा? ম্যাম পুরো 1 লাখটাই ডিস্ট্রিবিউট হবে। नहीं वैसे नहीं होगा, पहले जेएलपी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिजर्व अपीयर करेगा तो वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो जेएलपी का हो या कुछ भी हो, है ना। तो पहले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलो कितना कितना होगा? 10,000 में से अभी किया था 5,000, 3,000, 3000 2000। 2,000। तो 1 लाख में से 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज जेएलपी रिजर्व। बाकी बचा कितना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जेएलपी बोल के। बाकी कितना बचा? 1 लाख में से 10,000 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, 10 के 90,000 90,000 परसेंट। टू ABC XYZ। बोलो कितना होगा? मैम 45 27 और 18। 45 27 और 18। बोलो समझ में आया? लेकिन जैसा जैसा ट्रीटमेंट करेंगे उस तरीके से करना पड़ेगा। हाँ मैम। बस अब इसका एक समरी, जेएलपी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR। और सेकंड, if any other amount to be provided, then it will be distributed। देखो रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देना ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। इसके बाद जो भी अमाउंट प्रोवाइड होगा, मतलब सरेंडर वैल्यू हो या फिर
पॉलिसी वैल्यू वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर लोगों में, ठीक है, उतना अमाउंट को हटा के, रिजर्व का अमाउंट हटा के बाकी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर लोगों में, चाहे वो डेथ का केस हो चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो। बोलो, क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম। ম্যাম প্রোভাইডেড এর পরে এই ব্র্যাকেটে এটা কি লিখেছেন? डेथ 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 লিখেছি, আচ্ছা ডেথ। এটাকে লিখে দাও ডিস্ট্রিবিউটেড ফ্রম জেএনপি অ্যাকাউন্ট। ठीक है, बस इतना ही करेंगे आज और नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन ये अच्छे से देखना है तो ही नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, आज हाँ इतना ही। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम।